नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 में पाठ जंतुओं व पौधों में परिवहन, इस पाठ से संबंधित कई बातें मैं आपको पिछली कक्षाओं में समझा चुका हूँ। उसमें मैंने आपको हृदय, रक्त इस प्रकार बहता है, कौन कौन सी कोशिकाओं में बहता है, ये सब बातें बताई थी। हम रक्त के विषय में पढ़ रहे थे, उसी में हम आगे पढ़ते हैं। रक्त में मैंने आपको रक्त में पाए जाने वाली जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स हैं, उनके बारे में बताया था कि उसमें रुधिर में कण भी होते हैं। अब मैंने एक बात और बताई थी कि रुधिर के मुख्य दो घटक हैं, एक तो रुधिर कणिकाएं, तो दूसरा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा को अच्छे से समझेंगे, ध्यान देंगे। रुधिर प्लाज्मा ये पीला चिपचिपा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है जो रुधिर में ही रहता है, खून में ही रहता है। 55 से 60% रुधिर का 55 से 60% यही रहता है आपका प्लाज्मा। बाकी 45% के आसपास आपकी रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था। इसमें 90% तो जल होता है और 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में ग्लूकोज है, प्रोटीन है, इत्यादि चीजें होती हैं। और अकार्बनिक पदार्थ में खनिज लवण होते हैं, तत्व होते हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, ये कुछ पदार्थ इस तरीके के, या NaCl है, और भी बहुत सारे खनिज लवण घुले रहते हैं हमारे रुधिर में। तो वो सब 10% में आते हैं, 90% तो जल ही है। हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल होता है, हमारे शरीर में अधिकांश। रुधिर का जमना व इसके लाभ, मैं पीछे क्लास में भी शायद रुधिर के जमने के बारे में बात कर चुका हूँ, और फिर आज इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जब आपको चोट लग जाती है तो चोट लगने वाले स्थान से आपका खून निकलने लगता है। कुछ समय बाद आप देखते हैं कि चोट के स्थान पर खून गाढ़ा होने लगता है और धीरे धीरे इतना गाढ़ा हो जाता है कि फिर आपका रुधिर या खून नहीं निकलता। इस घटना को रुधिर का थक्का बनना कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, जब आपको चोट लग जाती है तो चोट लगने वाले स्थान से रक्त, रुधिर या खून निकलने लगता है। कुछ देर बाद ही आप ये देखते हैं कि जहाँ चोट लगी है वहाँ रुधिर गाढ़ा होने लगता है और उसका बहना रुकने लगता है। इसी घटना को, रुधिर के गाढ़ा होने, हम रुधिर का थक्का बनना या रुधिर का जमना कहते हैं। क्या लाभ है इसका? रुधिर का थक्का अगर नहीं बनेगा, रुधिर नहीं जमेगा, तो आपके शरीर से रक्त लगातार निकलता रहेगा। ऐसी स्थिति में शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, और जब रक्त की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में जो परिवहन तंत्र है वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगा, और जब पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में जो मरीज है या जो भी घायल व्यक्ति है उसकी मृत्यु तक हो सकती है ना। तो रुधिर का थक्का बनना बहुत जरूरी है बच्चों। चलिए, अब हमने जाना कि रुधिर का जमना या थक्का बनना क्या है और इसके लाभ क्या है, हमने जाना। लेकिन रुधिर का थक्का बनता कैसे है? कैसे बनता है रुधिर का थक्का? देखिए बच्चों, जब हमें चोट लगती है तो हमारे जो ऊतक है और जो कोशिकाएं हैं वो कट जाती हैं, फट जाती हैं, आपने देखा होगा। उनसे खून बाहर आने लगता है और खून में यानी रुधिर में प्लेटलेट्स होती हैं। 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं समझाई थी, लाल, श्वेत और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं इनका विघटन हो जाता है, ये टूट जाती है। क्या होता है उससे? एक ऐसा पदार्थ बनता है जिससे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन, मैंने कहा था प्लाज्मा में प्रोटीन भी होता है, तो ये जो फाइब्रिनोजन है, ये जो प्रोटीन है, इसका नाम याद रखेंगे फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन
जो निष्क्रिय होता है फाइब्रिन में बदल जाता है। इसे बदल जाता है फाइब्रिन में। दो वर्ड याद रखेंगे, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन में बदल जाता है। जो धागे के समान होता है, ये फाइब्रिन धागे के समान होता है। तो जहाँ चोट लगती है वहाँ बहुत सारे धागे के समान संरचना इकट्ठी हो जाती है और एक जाल सा बन जाता है, जाल सा बिछ जाता है। इस जाल में आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं उलझ जाती हैं और एकदम उस घाव का जो मुंह होता है वो लगभग बंद हो जाता है और फिर आगे रुधिर नहीं बहता। तो इसी को हम कहते हैं रुधिर का थक्का बनना। इस प्रकार थक्का बन जाता है और रुधिर का बहना बंद हो जाता है। अब मैं चाहूँगा एक बार आप ये जितना भी मैंने पढ़ाया है इसे अपनी कॉपी पर लिख लें, ताकि आपको बार बार नेट पर जाकर वीडियो ना देखनी पड़े और आप आसानी से कॉपी में देखकर ही इसे याद कर लें। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? रुधिर में प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा ये पीला चिपचिपा पारदर्शक तरल पदार्थ है। 55 से 60% होता है रुधिर का। ये इसमें 90% जल और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है। रुधिर का जमना व इसके लाभ। तो रुधिर का जमना बहुत जरूरी है, वरना रुधिर निकल जाएगा बहुत सारा शरीर से और घायल व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। कैसे जमता है रुधिर? रुधिर की प्लेटलेट के विकृत होने से एक नया पदार्थ बनता है जिससे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाता है, जो धागे के समान होता है। इस प्रकार बहुत सारे धागे चोट के आसपास की जगह जहाँ चोट है अंदर की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और लाल रुधिर कणिकाएं, ये आर मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स श्वेत रुधिर कणिकाएं उन जाल में उलझ जाती हैं और फिर बाकी रुधिर को बाहर निकलने नहीं देती। इस प्रकार रक्त का थक्का बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है बच्चों हमारे लिए, इसे अच्छे से याद कर लेंगे। ये यहीं पर नहीं, आगे की क्लासों में भी आएगी। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया होगा। इस पार्ट से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत आगे आएंगी, रिपीट होगी, इसलिए इस पार्ट को अच्छे से याद कर लें। अब मैं आगे का टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ, इसे ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक है रुधिर वर्ग। जब किसी व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है या किसी व्यक्ति का कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति को रुधिर की या खून की ज़रूरत होती है। तो कोई रिश्तेदार, दोस्त, परिवार का कोई व्यक्ति उन्हें रुधिर देता है। तो क्या बच्चों कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को रुधिर या खून दे सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। एक वैज्ञानिक थे लैंड स्टीनर, उन्होंने हमें बताया कि रुधिर के 4 वर्ग हैं, ए, बी, ए बी और ओ। रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है, ये 2 प्रकार का होता है, प्रतिरक्षी ए व प्रतिरक्षी बी। ध्यान से इनको याद करेंगे। और अब रुधिर वर्ग ए जो होता है उसमें प्रतिरक्षी बी होता है और रुधिर वर्ग बी जो होता है उसमें प्रतिजन बी होता है, प्रतिरक्षी ए होता है। प्रतिरक्षी पर ध्यान देना है हमें। जैसे ये ए बी रुधिर वर्ग है, इसमें दोनों प्रतिजन होते हैं, ए और बी दोनों, लेकिन प्रतिरक्षी कोई नहीं होता इसमें। ओ रुधिर वर्ग है, इसमें प्रतिजन कोई नहीं है लेकिन प्रतिरक्षी दोनों हैं। तो बच्चों जब एक चोटिल व्यक्ति खून लेता है तो जिस व्यक्ति से लेता है उसका प्रतिरक्षी मैच करना चाहिए। जैसे ए वर्ग का व्यक्ति है तो ए से ही ले सकता है क्योंकि उसमें प्रतिरक्षी बी होगा, या फिर वो ओ से ले सकता है क्योंकि उसमें भी प्रतिरक्षी बी है। ये दोनों से ले सकता है। ए जो है वो ए का भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसी प्रकार बी में प्रतिरक्षी ए है तो ये बी से ही रुधिर, जिसका रुधिर वर्ग बी होगा
उसी से लेगा या फिर ओ से लेगा, क्योंकि ओ के पास भी प्रतिरक्षी बी है। तो बी वाला रुधिर बी वाला जो व्यक्ति है वो ओ से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है। ए बी वाला जो व्यक्ति है उसमें प्रतिरक्षी है ही नहीं, तो वो किसी से भी ले सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, जब उसमें प्रतिरक्षी नहीं है। तो इस वाले रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ले लेता है। इसे याद रखेंगे, सर्वग्राही। और ओ वाला जो है इसमें दोनों ही तरह के प्रतिरक्षी हैं, तो वो ए से भी ले सकता है, नहीं, दोनों ए और बी दोनों। तो ना तो वो ए से ले सकता है क्योंकि उसमें बी है केवल, ना वो बी से ले सकता है क्योंकि उसमें ए है केवल, और ए बी से तो वो ले ही नहीं सकता क्योंकि उसमें तो एक भी प्रतिरक्षी नहीं है। हाँ, ये सबको दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। ओ सबको दे सकता है, इसलिए इसे हम सर्वदाता रुधिर वर्ग कहते हैं। ये सबको दे सकता है। तो आपने जाना कि प्रतिरक्षी के आधार पर हम रुधिर वर्ग का आदान प्रदान करते हैं। बच्चों, रक्त एक बहुत ही कीमती चीज़ है। चोट लगने पर या ऑपरेशन होने पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं ब्लड बैंक। ब्लड बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ खून मिल जाता है, ब्लड मिल सकता है। पर वहाँ पर ब्लड आता कहाँ से? वहाँ पर ब्लड आता है कुछ सज्जन व्यक्तियों के ब्लड डोनेट करने से। कुछ लोग ब्लड डोनेट करते हैं, रक्त का दान करते हैं। बच्चों, आज के समय में रक्तदान को महादान माना जाता है। हो सके तो आप लोगों को भी रक्तदान करना चाहिए। सरकार के द्वारा समय समय पर जगह जगह रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, उनमें जाकर आप अपने रुधिर का दान कीजिए। रुधिर दान करने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जितना रक्त आप दान करेंगे वो कुछ ही दिन में, 10 से 15 दिन में आपका शरीर उसे दोबारा बना लेगा और साफ रुधिर बनेगा। तो आपके लिए काफ़ी हद तक ये फ़ायदेमंद ही हो सकता है। और अगर आप रुधिर दान करेंगे तो आपका एक कार्ड बनेगा, ज़रूरत पड़ने पर आपको उतना रुधिर ब्लड बैंक से, उतना खून ब्लड बैंक से वापस आपको मिल सकता है। इसलिए कभी अगर आपके परिवार में कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है और भगवान न करे आपको रक्त की ज़रूरत पड़े, तो आप ब्लड बैंक जाकर अपना कार्ड दिखाकर ब्लड वहाँ से ले सकते हैं। और रक्त का दान करके आप ना जाने कितने जीवन बचा सकते हैं। आपने टीवी में भी ऐड देखा होगा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें थोड़े थोड़े समय में ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं, आपने सुना होगा उनके बारे में, कि उनका ब्लड बदला जाता है। तो आप ऐसे व्यक्तियों का जीवन बचा सकते हैं। बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन अगर हम सब लोग महीने, 2 महीने, 6 महीने में या साल में, 6 महीना कम से कम होता है, तो साल में भी कम से कम एक बार अगर रक्तदान करें तो हम बहुत लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। हमने इस पाठ में जीवों में किस प्रकार परिवहन होता है रक्त के द्वारा, कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसके बारे में पढ़ा, रक्त के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको पौधों में परिवहन, पौधों में कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है उसके बारे में बताता हूँ। अभी आप ये जो मैंने इतना बताया है इसे कॉपी में नोट कर लें, ताकि आपको लिखने से भी याद हो जाए इसका, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ और इसे ढंग से देख लीजिए। बच्चों, आपने वो लिख लिया होगा। और जंतु में परिवहन के बाद हम पौधों में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। पौधों में जो परिवहन तंत्र है वो बहुत ज़्यादा मनुष्य की तरह नहीं होता, उसमें इतने सारे अंग कार्य नहीं करते। पौधों के परिवहन तंत्र में मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के ऊतक, फ्लोएम और जाइलम, 2 ऊतक होते हैं, फ्लोएम ऊतक और जाइलम ऊतक।
बच्चों, फ्लोएम और जाइलम ये पौधों में पाए जाने वाले दो ऊतक हैं जो परिवहन का कार्य करते हैं। विस्तार पूर्वक इनका हम वर्णन या अध्ययन बड़ी कक्षाओं में करेंगे, 9th में या 10th में करेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि जो फ्लोएम होता है वो भोजन का परिवहन करता है। भोजन कहाँ बनता है बच्चों? पत्तियों में। तो पत्तियों से भोजन को लेकर पूरे पौधे में जो फैलाता है वो है फ्लोएम। एफ से फ्लोएम और एफ से फूड, याद करना आसान हो जाएगा। जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल व खनिज लवण। जड़ों से हम जल लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, तो इनको पूरे पौधे में जो ऊतक फैलाता है उसे कहते हैं जाइलम ऊतक। तो पौधों में परिवहन के लिए ये दो ही ऊतक हैं बच्चों। इस प्रकार आपका ये पाठ यहाँ समाप्त हो जाता है। इस पाठ को मैंने कई भागों में आपको पढ़ाया है। जब आप इस पाठ को आज देखें तो सारे भाग एक साथ देखें ताकि आपको लिंक से लिंक जुड़कर ये समझ में आ जाए कि इस पूरे पाठ में हुआ क्या है। जब कल मैं क्लास दूंगा तब आप चाहे बेशक आप यही वाला जो भाग ऐसे ही देखें, लेकिन आज घर पे बैठकर अभी मैं थोड़ी देर में इसको भेज दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो भेजूँ आपको मिल जाए और आप घर पर उसे 2-3 बार देख लें, फिर एक बार क्लास में देख लें, आपको अच्छे से याद हो जाए। और मैं समझता हूँ कि 2-3 बार देखोगे तो आपको पक्का याद हो ही जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आज की क्लास में इतना ही। घर पर अच्छे से पढ़ें, अपने समय का सदुपयोग करें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।